तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस या गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें पता है गोल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है, एक पियर शेप ऑर्गन, जिसके अंदर बाइल का स्टोरेज होता है। और हमें ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि बाइल मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 बाइल साल्ट, नंबर 2 पिगमेंट, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है बाइल। ठीक है, क्या क्या? सॉल्ट, पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने का कारण होगा वो कहीं ना कहीं यही तीन पिगमेंट होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे वो हम पढ़ते हैं आगे। देखो, ये आपको इमेज में दिख रहा है, एक गोल ब्लैडर है, उसके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। गोल ब्लैडर कनेक्ट है, ये वाला दिस वन इज, ये है आपका सिस्टिक डक्ट। ये जो जाने लग रही है, दिस इज द सिस्टिक डक्ट, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस। उसके बाद ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद ये वाली बन गई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। ओके, उसके बाद ये कनेक्ट होगी यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर, या और उसके बाद फिर ये है स्पिंटर ऑफ कोडियाई। ठीक है, ओके। ये अपने को दिख रहा है एक ऑर्गन, एक लीफ स्ट्रक्चर ऑर्गन जिसका नाम पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज के दो डक्ट हैं। ये वाली है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये है असेसरी डक्ट जो पेनक्रियाज की एक सेकेंडरी डक्ट होती है। आपको मैंने बताया था पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टोन फंसा हुआ है गोल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये तो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन थे, ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके आके स्टोन फंस गए। ठीक है, इनको बोलेंगे गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन को बोलते हैं कोलेलिथियासिस। और जो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके फंस गया स्टोन, ठीक है, गोल ब्लैडर से निकला ये स्टोन, किसी भी रीजन की वजह से बाइल के साथ निकला, बाइल के साथ साथ आके यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टक हो गया। ठीक है, तो इस स्टोन को बोलेंगे कोलिडोकोलेलिथियासिस, कोलिडोकोलिथियासिस। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन मतलब कोलिडोकोलिथियासिस। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो कोलेलिथियासिस का मतलब बात करते हैं। सबसे पहले कोले, कोले का मतलब होता है बाइल, दिस इज बाइल। लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन, लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन। ओके, तो बात करते हैं यानी स्टोन फॉर्मेशन इन गोल ब्लैडर। स्टोन फॉर्मेशन इन गोल ब्लैडर इज कोलेलिथियासिस। अब एक और टर्म है ऐसा ही, कोलेडोकोलेलिथियासिस। कोलेडोकोलिथियासिस। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या है। देखो, कोले का मतलब होता है बाइल। ठीक है, डोको, DOCHO, डोको का मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट, जिसका मतलब है कॉमन बाइल डक्ट, इसका मतलब है कॉमन बाइल डक्ट। लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन होना, लिथियासिस का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना इज नोन एज कोलिडोकोलिथियासिस, यानी स्टोन फॉर्मेशन इन कॉमन बाइल डक्ट। स्टोन फॉर्मेशन इन कॉमन बाइल डक्ट, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। किसी छोटे लेवल के एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं कि कोलिडोकोलिथियासिस क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टोन का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी की अगर केवल बात करते हैं, वर्बली बात करेंगे, इसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखो, बाइल होती है, ठीक है, गोल ब्लैडर ऑर्गन के अंदर क्या स्टोर होता है? बाइल। बाइल किन चीजों से मिलती है? नंबर 1 पिगमेंट, नंबर 2 साल्ट, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल।
तो किसी भी रीजन की वजह से बाइल थिक हो जाए, गोल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल को स्टोर करना और बाइल को कंसंट्रेट करना। किसी भी रीजन की वजह से गोल ब्लैडर क्या करेगा? बाइल को कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर देगा, यानी कुछ ज्यादा ही बाइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे क्या होएगा? बाइल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी तो बाइल के अंदर ना उस थिकनेस की वजह से क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, और ये क्रिस्टल जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बड़ा रूप लेंगे तो वो स्टोन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कितने टाइप के स्टोन होते हैं। तो भाई टाइप डिपेंड करता है भाई स्टोन के किस चीज से बना है। ठीक है, जैसे किडनी के अंदर आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही बाइल किस चीज से मिलकर बनी होती है? पिगमेंट से और कोलेस्ट्रॉल से और साल्ट से। देखो, जो बाइल साल्ट होता है ना, साल्ट अगर कम होएगा तो स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, साल्ट अगर ज़्यादा होएगा तो स्टोन फॉर्मेशन होने के चांस कम होते हैं। मतलब बाइल साल्ट एक प्रिवेंटिव फैक्टर है गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होने से। ठीक है, अगर साल्ट प्रेजेंट रहेगा तो कभी भी स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होएगा। ठीक है, तो अगर साल्ट कम हो गया तो उससे क्या होगा? जो बाइल पिगमेंट है ना, पिगमेंट अपने को पता है ना, सोडियम टोरेकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, ये सारी चीजें मैंने पहले पढ़ाई थी। तो बाइल पिगमेंट ना क्रिस्टलाइज हो जाएगी, उससे ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक बड़ा स्टोन बन जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो एक लाइन के अंदर लिख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी को एक लाइन के अंदर खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टोन फॉर्म्स व्हेन bile become thick and crystallize. Bile become thick and crystallize. ठीक है, इस तरीके से स्टोन का फॉर्मेशन होएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइल के अंदर। पहले बताओ, एक ये बाइल है, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल का स्टोर होता है, तीन चीज से मिलकर बनी होती है। एक होती है एक होती है बाइल के साल्ट, एक होते हैं बाइल के पिगमेंट, एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल। अपने को पता है। तो देखो, बाइल साल्ट क्या करता है? एक प्रिवेंटिव फैक्टर है। बाइल साल्ट अगर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो कभी भी स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होएगा, लेकिन किसी भी वजह से बाइल साल्ट का नंबर हो गया डिक्रीज, उससे क्या होएगा? पिगमेंट है ना, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और स्टोन का रूप ले लेगा, या कोलेस्ट्रॉल है ना, थिक होकर क्रिस्टलाइज हो जाएगा और स्टोन का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यही इसी तरीके से बाइल का स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन सेम तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोन। तो टाइप ऑफ स्टोन तो भाई बाइल साल्ट का तो होगा नहीं, तो सबसे पहला लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं ना, ये है मोस्ट कॉमन टाइप, ये है मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन होते हैं जो गोल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, कितना मोस्ट कॉमन? 80%। गोल ब्लैडर के अंदर जितने भी स्टोन होते हैं उसका 80% केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल टाइप के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका कलर। ठीक है, इनका जो कलर होता है ना, कोलेस्ट्रॉल का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो से ब्राउन तक, लाइट येलो ब्राउन। लाइट येलो ब्राउनिश कलर होता है आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का, लाइट येलो ब्राउन, इस तरह का कलर होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के अंदर। ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप का स्टोन। सेकंड होता है पिगमेंट स्टोन।
पिगमेंट स्टोन ये होता है, ये किससे बनता है? बाइल पिगमेंट से बनता है। और ये कितने परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट होता है? 10 से लेके 20% के अंदर बाइल पिगमेंट स्टोन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसका कलर। इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप का स्टोन, जो होता है मिक्स, पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल का मिक्स। ये होता है 5 से लेके 10%। बस बात खत्म, टाइप ऑफ स्टोन हो गया खत्म। इसके अंदर केवल हाईलाइट कर लो आप ये पॉइंट कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होते हैं ना, मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। बस इतना याद रखना अपने को, और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं कोजेस और रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं कोजेस और रिस्क फैक्टर। देखो सबसे पहले बात करेंगे कोजेस की, जो कोज होते हैं, ठीक है, जो कारण होते हैं स्टोन के फॉर्मेशन के। तो देखो स्टोन किस तरह टाइप का था? साल्ट का था, कोलेस्ट्रॉल का था, ठीक है, नहीं सॉरी, साल्ट तो प्रिवेंट होता है, पिगमेंट का था और कोलेस्ट्रॉल का था। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट का नंबर ज्यादा हो जाए तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कोज लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट। डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट, दिस इज द फर्स्ट कोज। बाइल साल्ट का मैंने बताया था, जब भी बाइल साल्ट का नंबर कम होएगा तो स्टोन जो बाइल होते हैं वो क्रिस्टलाइज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जिससे बाइल साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है एनाटॉमी में, ठीक है। ये क्या करता है? इट कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ it cause precipitation of bile pigment and cholesterol। it cause pigmentation of bile pigment and cholesterol, ठीक है। ये होता है सबसे पहला कोज। उसके बाद बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होएगा तो बाइल थिक होएगी और उससे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बन जाएंगे। तीसरा, हाई बाइल पिगमेंट। हाई बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट कौन से? बिलरुबिन, बिलवर्डिन, ये सारे, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करते हैं? इन दोनों की वजह से क्या हो रही है? बाइल थिक हो रही है, ठीक है, ये चीज जिससे स्टोन का रूप ले रही है। देखो मैं क्या कह रहा था आपको, देखो इन तीनों को याद करने का एक ही तरीका है। ये अपना गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है? बाइल। और बाइल किन चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 से। एक होता है साल्ट, एक होता है पिगमेंट, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बाइल साल्ट का नंबर तो डिक्रीज हो जाए और पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल का नंबर इंक्रीज हो जाए तो इस तरीके से स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साल्ट कम हो जाए, पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीनों कोजेस आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने, ओके। अब बात करते हैं और कोज, जैसे अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, उसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा? उसका कोज रहेगा ये है ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट।
देखिए ये बाइल डक्ट है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। सपोज करो किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिससे क्या होगा, बाइल के अंदर जितना हल्का फुल्का जो भी स्टोन आया वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, फिर थोड़े और स्टोन आए, फिर एक्यूमुलेट हो गए, ऐसे एक बड़ा सा स्टोन बन गया। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, जैसे भाई यहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो गया, जैसे पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर होती है, अपने को पता है हेड के अंदर ज्यादातर होती है, और हेड क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा कॉमन बाइल डक्ट को, जिससे वहां पे स्टोन कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे एक कंडीशन बनती है कोलिडोकोलिथियासिस। ये चार थे कोज। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। जैसे रिस्क फैक्टर को डिनोट करा जाता है 5F के नाम से। रिस्क फैक्टर को डिनोट किया जाता है 5F, जैसे F F F F F, और एक और छठा F होता है, वो बताता मैं। ठीक है, सबसे पहले 5F, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, रिस्क क्या कहता है कि अगर ये किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे सबसे पहले कोई पर्सन जो है फैट, जो ओबेस है। सेकंड, कोई पर्सन जो अपनी 40 एज के अंदर है, मतलब जिसकी एज 40 प्लस है, 40 प्लस एज के अंदर है। कोई पर्सन जो फीमेल है, फीमेल जेंडर। ठीक है, कोई पर्सन यानी एक ऐसी फीमेल जो ओबेस भी है और जिसकी एज 40 प्लस भी हो चुकी है, साथ में वो फीमेल है फर्टिलिटी। एफ का मतलब, एक का मतलब है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब अगर वो फीमेल है प्री मेनोपोजल एज के अंदर। ठीक है, अगर कोई फीमेल है प्री मेनोपोजल स्टेज के अंदर तो भी उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। उसके बाद एफ यानी फेयर स्किन। ठीक है, यानी उसकी स्किन है गोरी। यानी कुल मिला के एक ऐसी फीमेल जो 40 प्लस एज के अंदर है, जो प्री मेनोपोजल स्टेज से गुजर रही है, जो दिखने में गोरी है और शरीर जिसका ओबेस है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होएगा गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होने का। और एक और एफ है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री रहती है, किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री रही है गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होने का, तो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब और दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ये तो थे 5F। ठीक है, अब बात करते हैं और रिस्क फैक्टर की, जैसे प्रेगनेंसी। ऐसा देखा जाता है अक्सर कि फीमेल प्रेगनेंसी के बाद उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी, ठीक है। और कोई फीमेल जो लेती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी स्टोन का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, कोई फीमेल करती है रैपिड वेट लॉस, तो भी गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, रैपिड वेट लॉस, ये चीज। अब आप कहोगे कि ये प्री मेनोपोजल एरिया के अंदर एक चीज, एक मिनट बात करते हैं, प्री मेनोपोजल के अंदर कैसे रिस्क बढ़ता है। तो देखो, जब भी कोई फीमेल प्री मेनोपोजल स्टेज से गुजर रही होती है तो उस टाइम पे हार्मोनल इंबैलेंस सबसे ज्यादा पीक पे होता है। अगर प्री मेनोपोजल स्टेज चल रही है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, अपने को बताया, गायनी में आपने पढ़ा होगा। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, तो जब एस्ट्रोजन हाई होता है, ठीक है, या एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो भी डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग द प्री मेनोपोजल एरिया, प्री मेनोपोजल एज के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो ये बाइल के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे बाइल थिक हो जाती है। बाइल थिक होएगी तो उससे कंसंट्रेट होएगी, कंसंट्रेट होएगी तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज।
अब ये था आपका ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर कोजेस केवल 4 थे। साल्ट की डेफिशिएंसी, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट का इंक्रीज हो जाना, और एक्सक्रीशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ये थे आपके ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्टोन, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैक्सिमम केसेस के अंदर स्टोन एसिम्टोमेटिक रहता है। जो पहला सिम्टम आता है वो होता है पेन। पेन उस रीजन के अंदर होएगा जहां पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होती है। गोल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट क्वाड्रेंट के अंदर। और जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, राइट क्वाड्रेंट से रेडिएट करेगा राइट शोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले तो एसिम्टोमेटिक। अगर किसी को गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, 80% चांस है कि वो एसिम्टोमेटिक रहेगा। ठीक है, कोई सिम्टम ही शो नहीं करेगा। जो पहला सिम्टम शो करेगा वो होता है पेन, और पेन भी राइट साइड होगी और रेडिएट करेगी राइट शोल्डर में और पीछे स्कैपुला में। ठीक है, तो पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, जो रेडिएट करेगा कहां पे? राइट शोल्डर में। राइट शोल्डर में रेडिएट करेगा और स्कैपुला के अंदर, एंड स्कैपुला। बस ये है क्लिनिकल फीचर। इसके अलावा और छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होएगी, टेंडरनेस होएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, और कभी कभार पेशेंट को भाई फीवर भी हो जाती है, फीवर विद चिल्स भी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर ये गोल ब्लैडर का स्टोन निकल के कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके अटक जाता है तो क्या करता है? एक जॉन्डिस लाइक कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, इफ लिख लेते हैं, इफ सीबीडी ऑब्स्ट्रक्टेड, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर स्टोन गोल ब्लैडर से निकल के कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कौन से क्लिनिकल फीचर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर कैसे कैसे क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर सबसे पहले तो भाई जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के अंदर येलो डिस्कलरेशन तो होगी ही। ठीक है, तो ये लिखो सबसे पहले तो येलो डिस्कलरेशन। पूरी बॉडी की, स्क्लेरा की, म्यूकस एरिया की येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। उसके बाद क्लासिकल साइन जो केवल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर देखने को मिलती है वो है क्ले कलर स्टूल। पर्सन के अंदर क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे क्ले कलर का स्टूल क्यों देखने को मिलेगा? तो देखो, बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिससे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल नहीं पहुंच पाएगी। और बाइल के अंदर बाइल के साल्ट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जिसके अंदर बिलिरुबिन नाम का एक अपने को पता है भाई पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन अगर स्टूल के अंदर ऐड नहीं होएगा तो बिलिरुबिन ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूल को कलर देने के लिए। ठीक है, बिलिरुबिन का एक रूप होता है जिसका नाम होता है स्टिरकोबिलिनोजन। ठीक है, मैंने आपको जॉन्डिस के अंदर पढ़ाया था, पीडियाट्रिक्स के अंदर, इसमें मैंने बताया था
बिलिरुबिन जो जीआईटी के अंदर फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है, तो एक रूप होता है इसका यूरोबिलिनोजन जो यूरिन के रास्ते निकलता है, एक होता है स्टिरकोबिलिनोजन जो स्टूल के रास्ते से निकलता है। तो पेशेंट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो स्टिरकोबिलिनोजन स्टूल के अंदर मिक्स नहीं होएगा, जिससे स्टूल का कलर पेल हो जाएगा, यानी क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन नहीं ऐड होएगा, जिससे क्या होएगा, डार्क अंबर यूरिन। डार्क अंबर यूरिन देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, ठीक है, डार्क अंबर यूरिन देखने को मिलेगा। और एक सीरम के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सीरम के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारे फीचर आपने को देखने को मिलेंगे किसके अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन अटकने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा, पेशेंट को यहाँ पे स्टेटोरिया भी देखने को मिलेगा। स्टेटोरिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइल तो ऐड होएगी नहीं खाने के अंदर, और बाइल के बगैर खाना क्या होएगा, खाना बाइल के बगैर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, फैट वाला खाना, तो जिससे पेशेंट को अंदर देखने को मिलेगा एक और क्लिनिकल फीचर जिसको बोलते हैं स्टेटोरिया। ड्यू टू लैक ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन। क्योंकि फैट को इमल्सिफाई कौन करता है, बाइल है, और बाइल अभी आ नहीं रही है, जिससे फैट इमल्सिफाई नहीं होएगा क्योंकि बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा स्टेटोरिया। ठीक है, ये सभी थे क्लिनिकल फीचर। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट के अंदर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन है। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि भाई आपको ये जॉन्डिस लाइक फीचर तो नहीं आ रहे, आपको पेन तो नहीं हो रहा, पेन रेडिएट तो नहीं हो रहा, रेडिएट हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, आपकी एज, उसकी कलर, उसकी ओबेसिटी, सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम कर लेंगे यूएसजी। यूएसजी से हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, यूएसजी कर लिया हमने कंफर्म करने के लिए। उसके बाद करने को हम सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं और ईआरसीपी कर सकते हैं। ठीक है, ईआरसीपी मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, जो हमने एनाटॉमी एंड फिजियो में पढ़ा था। ठीक है, ये क्या है, इससे क्या करते हैं हम, ईआरसीपी से हिपेटो बाइलरी सिस्टम को विजुलाइज करते हैं। जो लीवर और बाइल का सिस्टम होता है ना, उसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं एक एंडोस्कोपिक प्रोब से। कैमरा लाइक प्रोब होता है जो बिल्कुल सामने अटैच होता है, और उसको हम जीआईटी के अंदर डालते हैं। जीआईटी के अंदर पहले वो ओरल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस के। अब बात करते हैं गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो अगर वो अनट्रीटेड छोड़ दें, हम उसको ट्रीट ही नहीं करें, तो क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अगर हमने स्टोन को ट्रीट ही नहीं किया, उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे सबसे पहले
गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कोलेसिस्टाइटिस। गोल ब्लैडर के अंदर हो जाएगा इन्फ्लामेशन, कोलेसिस्टाइटिस। सेकंड, अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, देखो ये है आपका गोल ब्लैडर, ये निकला गोल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, ऊपर ऊपर से आई कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाई कॉमन बाइल डक्ट। इधर से आई पेनक्रियाटिक डक्ट, और इधर ऑर्गन है जिसका नाम हमने बता दिया पेनक्रियाज। ये है आपका गोल ब्लैडर, और ये बन गया एम्पुला ऑफ वेटर, और इधर है स्पिंटर ऑफ ओडियाई। ठीक है, क्या हुआ है, एक स्टोन है जो गोल ब्लैडर के अंदर था, वो सिस्टिक डक्ट से होते हुए यहाँ पे आके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टोन। तो अब क्या होएगा, जो पेनक्रियाज है अपना सिक्रीशंस को बाहर निकालती थी पेनक्रियाटिक डक्ट से, वो बाहर नहीं निकलेगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और उसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, वापस से पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और पेनक्रियाज के अंदर जब ये इकट्ठा होएंगी, तो मैंने बताया था आपको पेनक्रियाज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि पेनक्रियाज के अंदर एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम था ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन वैसे तो एक्टिवेट हो रही थी एंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ये ऑटो एक्टिवेट हो जाती है। तो पेनक्रियाज के अंदर सारा का सारा जूस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उससे स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाएगी, जिससे ये एंजाइम ऑटो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे ये एक्टिवेट होकर पेनक्रियाज के टिश्यू को खाना शुरू कर देगी, जिससे कंडीशन बन जाएगी पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस बन जाएगी। और बार बार स्टोन फॉर्म होंगे तो बार बार आके ऑब्स्ट्रक्शन होएगा, तो रिकरेंट जॉन्डिस भी अपने को देखने को मिलेगी। रिकरेंट जॉन्डिस भी देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फार्मा मैनेजमेंट की। क्यों ना हम कुछ ऐसी ड्रग्स दें जिससे गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है वो डिजोल्व हो जाए, है ना। क्यों ना हम पेशेंट के लिए कुछ ऐसी टैबलेट दें जिससे पेशेंट का पेन कम हो, नोजिया वोमिटिंग कम हो, स्पाज्म में कम हो पेशेंट का। ठीक है, तो फार्मा के अंदर सबसे पहले हम वे ड्रग्स देंगे, ड्रग्स टू डिजोल्व स्टोन। स्टोन को डिजोल्व करने के लिए हम ड्रग्स देंगे। कौन सी? दो ड्रग्स ज्यादातर यूज की जाती है एग्जाम्पल के लिए, उर्सोडियोल और चीनोडियोल। अब चीनोडियोल को आज के टाइम पे बहुत कम यूज किया जाता है, मेनली प्रेफर की जाती है उर्सोडियोल। 300 mg की एक टैबलेट आती है। ठीक है, उर्सोडियोल का एग्जैक्ट नेम होता है उर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड। ठीक है, उर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड। 300 mg की एक टैबलेट आती है, ओडी या बीडी डिपेंड अपॉन द कंडीशन हम चला देते हैं। बीडी भी करते हैं, कभी बारी एक आधी बारी टीडीएस भी दे देते हैं। टीडीएस तो रेयरली ही देते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली बीडी देते हैं इसको। ठीक है, उर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड मोस्ट कॉमनली यही यूज की जाती है। चिनोडियोल को आजकल प्रेफर नहीं करा जाता क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद पेशेंट को और कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं, पेशेंट को हम दे सकते हैं एनएसएड्स। ठीक है, पेशेंट को हम दे सकते हैं एनएसएड्स। ठीक है, पेन के लिए पेशेंट को दे सकते हैं हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स। जैसे बस्कोपैम हो गया, ऐसी ड्रग दे सकते हैं। बस्कोपैम, हायोसिन बस्कोमाइड जिसको बोलते हैं हम, वो ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, और हम पेशेंट को एक इधर पे नोट डाल के लिखो,
morphine should avoided. मॉर्फिन शुड अवॉइडेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन जब हम देते हैं तो ये बाइल डक्ट के अंदर है ना, प्रेशर को इंक्रीज करती है और स्पाज्म जो अपना जहाँ से जो अपना स्पिंटरोफोडिया है ना उसके अंदर स्पाज्म कर देती है, ठीक है। दो चीज़ करती है, एक तो प्रेशर बढ़ा देती है और स्पिंटर के स्पाज्म कर देती है। स्पाज्म हो जाता है तो स्पिंटर ओपन नहीं हो पाता, और एक तो स्पिंटर को भी ओपन होने से रोक रही है और ऊपर से बाइल डक्ट के अंदर भी प्रेशर बढ़ा रही है। तो इस वजह से मॉर्फिन को हम अवॉइड करते हैं। मॉर्फिन शुड अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीज प्रेशर इन बाइल डक्ट and delays in bile emptying. बाइल एम्पटिंग में डिले करती है, ठीक है। कौन? मॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्जिकल मेथड। गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है सर्जरी करो, गोल ब्लैडर को ही निकाल दो। स्टोन को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है और उसको वापस स्टिच करने की जरूरत नहीं, सीधा आसान सा तरीका है, गोल ब्लैडर को निकाल दो। गोल ब्लैडर के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्या करना पड़ेगा हमारे को, जो डाइट के अंदर थोड़ी से मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड यहाँ पे क्या करना हमने, कोलिसिस्टेक्टमी, गोल ब्लैडर को ही निकाल देना है, यानी कोलिसिस्टेक्टमी। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल मेथड के, जिसके अंदर पहली सर्जरी है कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, यानी रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है। गोल ब्लैडर को रिमूव करना। अब गोल ब्लैडर को रिमूव करने के दो तरीके हैं, या तो हम सर्जिकली इंसिजन लगाए एब्डोमेन में और बड़ा सा इंसिजन लगाए और गोल ब्लैडर को निकाल दे, या आजकल एडवांस सर्जरी जो चल रही है लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करें और गोल ब्लैडर को निकाल ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। सबसे पहला कन्वेंशनल मेथड है, सबसे पहला है कन्वेंशनल मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, ठीक है। ओपन लेप्रोटोमी, ओपन लेप्रोटोमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ओपन लेप्रोटोमी में क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये किसी का एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर भाई यहाँ पे है, आपके ऊपर रह गए अपने लंग्स, लो जी इधर एक लंग्स है और इधर एक लंग्स है, यहाँ पे होता है आपका लीवर, लीवर के जस्ट यहाँ पे जहाँ पे लीवर होता है ना, सपोज करो ये है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल इस एरिया के अंदर ऐसा ऐसा इंसिजन लगाना है, ऐसा क्रॉस शेप के अंदर, ठीक है। इस इंसिजन को बोला जाता है कोकर इंसिजन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाय मेकिंग एब्डोमिनल इंसिजन, बाय मेकिंग एब्डोमिनल इंसिजन, ठीक है। इसके अंदर जो इंसिजन लगाते हैं उस इंसिजन का नाम होता है कोकर इंसिजन।
ठीक है, कोकर इंसिजन को यूज किया जाता है, ठीक है, किसके अंदर, कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर, ये चीज। उसके बाद सेकंड है एडवांस मेथड बाय लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, आजकल लेप्रोस्कोपी से ही ऑपरेट किया जाता है, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं हम, छोटे छोटे 3 से 4 इंसिजन लगाए जाते हैं हाफ इंच के एब्डोमेन के अंदर, एक के अंदर रिट्रैक्टर डाल देते हैं, एक के अंदर डाइसेक्टर डाल देते हैं, ठीक है, एक के अंदर रिट्रैक्टर, एक के अंदर डाइसेक्टर और एक के अंदर लेप्रोस्कोप डाल के क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले तो एब्डोमेन के अंदर गैस को इन्फ्लेट किया जाता है, गैस को डाला जाता है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, ताकि जो एब्डोमेन के ऑर्गन जो चिपके हुए होते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाए, थोड़े से ना खुल जाए। उसके बाद CO2 डाल के हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोप डाल लेंगे, हम गोल ब्लैडर तक पहुंचेंगे, गोल ब्लैडर को कट करेंगे, पाउच के अंदर डालेंगे और लेप्रोस्कोप के रास्ते से बाहर निकाल लेंगे। तो ये है आपका लेप्रोस्कोपी, ठीक है, बाय मेकिंग स्मॉल इंसिजन्स, ठीक है, बाय मेकिंग स्मॉल इंसिजन, कितने कितने, हाफ इंच के, ठीक है, हाफ इंच के, आधा इंच के 3 से 4 इंसिजन लगाए जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर 4 ही लगाए जाते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं 4 इंसिजन आर मेड to insert retractor, dissector और एक लेप्रोस्कोप, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं क्या क्या इंसिजन, कितने इंसिजन लगाते हैं और क्या क्या चीजें डालते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है आपका लेप्रोस्कोपी के द्वारा कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। सेकंड, अगर इंसिजन पहुंच जाए गोल कॉमन बाइल डक्ट के अंदर तो कौन सी सर्जरी करते हैं, तो हम करते हैं कोलेडोकोलिथोटमी। सेकंड है कोलेडोकोलिथोटमी, ठीक है, यानी इंसिजन कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इंसिजन लगा के उस ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन को निकाल देते हैं, यानी टू रिमूव, ठीक है, टू रिमूव स्टोन, ठीक है, ठीक है। ये था आपका कोलिडोकोलिथोटमी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट, इस सर्जरी के अंदर अपनी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट, इस सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपनी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले बात करेंगे प्री प्रोसीजर, ठीक है, प्री प्रोसीजर, सर्जरी होने से पहले अपनी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे सबसे पहले पेशेंट को NPO रखना है, ठीक है, 6 से 12 घंटे तक पेशेंट को NPO रख दो, उसके बाद पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करो, उसके बाद पेशेंट से कंसेंट लो, उसके बाद पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दो, उसके बाद पेशेंट को IV फ्लूइड स्टार्ट कर दो, उसके बाद हमने पेशेंट को OT के लिए प्रिपेयर कर दो और पेशेंट को OT में भेज दो। बस ये है आपकी प्री नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी को एक एक पॉइंट के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि भाई आपका सर्जरी होना है, आपका गोल ब्लैडर को निकाला जाएगा और उसका ये साइड इफेक्ट है,
ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। आपको लाइफ के अंदर ये इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद एक्सप्लेन करके अपने को ले लेना है कंसेंट। कंसेंट लेना हमारा नर्सिंग वालों का काम नहीं है, हमारा कंफर्म करने का काम है कि कंसेंट लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है, कंसेंट कर दो, ले लो। उसके बाद फिर पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। पेशेंट को एनपीओ कर दो, 6 से लेके 12 आवर तक का एनपीओ पेशेंट को करो। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दो, एनपीओ कर दो पेशेंट को। आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो, तब तक एनपीओ रखोगे तो आईवी फ्लूइड भी देना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, वरना पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर फॉर ओटी। जिसके अंदर जैसे हम साइट प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट को ओटी से रिलेटेड तैयार करेंगे, काउंसिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ओटी के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब आपको सेडेट करेंगे, सारा चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें एक्सप्लेन पेशेंट को कर देनी हमने। फिर ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑप। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का क्या क्या अपने को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले पेशेंट का जैसे ही ओटी से आता है, पेशेंट को फाउलर पोजीशन मेंटेन रखो ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। क्यों? क्योंकि पेशेंट का इंसिजन कहाँ दिया गया है, जस्ट पेशेंट को इंसिजन दिया गया होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम एक मेजर मसल है रेस्पिरेशन में, तो इसलिए पेशेंट को कभी भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसी पोजीशन दो जिसमें पेशेंट आसानी से सांस भी ले पाए, डिस्कम्फर्ट भी ना होए, और जो भी हम ड्रेनेज वगैरह ट्यूब डाल लेंगे उससे आसानी से ड्रेन भी हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला है पेशेंट को मॉनिटर करो। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर इंसिजन लगा ही ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम के नियर बाई है। ठीक है, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पेशेंट को पुट पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखो। पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए पेशेंट को क्या करें, कफिंग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओ। ठीक है, कफिंग जैसे हफ कफिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, भाई ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओ पेशेंट को, जैसे CO2 ड्रेनेज हो, सिक्रीशंस है वे मोबिलाइज हो, सिक्रीशंस बॉडी से बाहर निकलें। ठीक है, जो लंग्स के अंदर सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती है वे सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग दे सकते हैं। जैसे पेशेंट को अपने को बताना है कि भाई तेरे को लो फैट डाइट लेनी है लाइफ टाइम के लिए, लो फैट डाइट, क्योंकि पूरा फैट हम अवॉइड नहीं कर सकते। और पेशेंट के अंदर गोल ब्लैडर निकाला है, यानी गोल ब्लैडर का काम क्या था, एक टेम्परेरी स्टोरेज था। अब पेशेंट के अंदर क्या होएगा, जो भी बाइल है वो स्टोर होने की बजाय सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंटिन्यूसली रिलीज होती रहेगी, तो पेशेंट के अंदर बाइल तो प्रेजेंट रहेगी, बस ये है कि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होएगी। उसकी वजह से पेशेंट को फैट तो लेना है लेकिन कम अमाउंट में लेना है, ताकि फैट का भी जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर, भाई बहुत सारी जगह पे फैट की जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, अपने पता है, जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर भाई माइलिन शील्ड की जरूरत होती है, वो फैट से मिलकर बना होता है। अपनी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, उसके चारों तरफ एक फैट की लेयर होती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए भी अपने को फैट की जरूरत है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करेंगे, लो फैट डाइट अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसको लो फैट डाइट को तो हाईलाइट करो। ठीक है, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इसको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, लो फैट डाइट लेनी है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं, अब यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या डालते हैं, हम एक टी ट्यूब डालते हैं। ठीक है, कैसी होती है टी ट्यूब, एक बार इमेज में देखते हैं। ये देखिए,
जिसको भी गोल ब्लैडर रिमूव करते हैं ना, उसके अंदर टी ट्यूब डाली जाती है। ये देखिए ऐसी होती है टी ट्यूब, ठीक है, इस शेप के अंदर ऐसी ये टी ट्यूब होती है, जो क्या होती है एक तरफ से क्लोज कर देते हैं। इसको टी ट्यूब को ना यहाँ पे एक बैग से अटैच कर देते हैं, जिसके अंदर जितनी भी सिक्रीशन है, ड्रेनेज है, वो कलेक्ट होती रहती है, ठीक है। इस टी ट्यूब को यूज किया जाता है आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी। अब इस टी ट्यूब का फायदा क्या होता है, जब हम गोल ब्लैडर को निकालते हैं तो बहुत सारे क्लोट हो गए, टिश्यूज हो गए, तो वो बॉडी से निकलने लग जाते हैं। तो ये क्लोट्स और टिश्यू क्या करते हैं, इस कॉमन बाइल डक्ट को कई बार ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम टी ट्यूब डाल देते हैं कुछ 2-3 दिन के लिए, ताकि इसकी पेटेंसी मेंटेन रहे और जितनी भी सिक्रीशन वगैरह है वो बाहर निकलती रहे। जैसे ही सारी चीज़ें हील हो जाती है, हम टी ट्यूब को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टी ट्यूब, ठीक है। और टी ट्यूब के अंदर अपनी को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मॉनिटर करते रहना है टी ट्यूब की ड्रेनेज को, कि टी ट्यूब के अंदर कैसी ड्रेनेज आ रही है, ड्रेनेज एकदम से कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही है, और ड्रेनेज का कलर क्या है, एक दिन के अंदर कितनी ड्रेनेज आ रही है, ठीक है। तो अपना है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर सॉरी मॉनिटर टी ट्यूब। टी ट्यूब के अंदर अपने को क्या क्या चीजें मॉनिटर करना है, एक तो इसकी डेली आउटपुट, और इन्फॉर्म कर दो फॉर सडन इंक्रीज इन ड्रेनेज, ठीक है, एकदम से ड्रेनेज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कोई, अपनी मर्जी से हमारे को फ्लश भी नहीं करना है, ठीक है। डेली आउटपुट अब इंपॉर्टेंट है, डेली आउटपुट के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि डेली आउटपुट कितना होना चाहिए टी ट्यूब के अंदर, नॉर्मली उतना ही होना चाहिए जितना एक दिन के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर बाइल का सिक्रीशन होता है। बाइल हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 500 से 1000 ml बनती है, तो डेली का टी ट्यूब के अंदर आउटपुट भी 500 से 1000 ml ही होना चाहिए, ठीक है। तो डेली आउटपुट होना चाहिए 500 से लेके 1000 ml, और इसको करो हाईलाइट, ठीक है। 500 से लेके 500 से लेके 1000 ml होना चाहिए डेली का आउटपुट, ठीक है। ये चीज ओके, ये था आपका टी ट्यूब। अब उसके बाद एक नोट, एक चीज और, एक छोटा सा सिंड्रोम है, उसको लिखो, मेरिजी सिंड्रोम, मिरीजी सिंड्रोम, MIRRIZI सिंड्रोम। इससे रिलेटेड ही एक सिंड्रोम है मिरीजी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक क्रोनिक गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्या है ये, अगर किसी को गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन था और उसने क्या करा है, गोल ब्लैडर के स्टोन पे ध्यान ही नहीं दिया, उसको ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसका नाम होता है मिरीजी सिंड्रोम। ये क्या है, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक गोल ब्लैडर स्टोन, क्रोनिक गोल ब्लैडर स्टोन, ठीक है, इन विच स्टोन इज, एक कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गोल ब्लैडर के स्टोन का जिसके अंदर स्टोन इन विच स्टोन इज ओक्लूड, ओक्लूड यानी अटक जाता है, ठीक है, ओक्लूड इन सिस्टिक डक्ट, ठीक है, विच कोज कंप्रेशन ऑफ which cause compression of common bile duct, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गोल स्टोन का, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने का, जिससे स्टोन क्या है सिस्टिक डक्ट के अंदर अटक जाता है, जिससे
कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कंप्रेशन हो जाता है। बस ये है आपका मिरीजी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये था आपका गोल ब्लैडर का स्टोन यानी कोलेलिथियासिस। थैंक यू।